जमात प्रीनहम। दिन है बुध का, तारीख है आज 12 अगस्त 2020। मजमून हम पढ़े सीरीज का। आज हम इसमें कल हमने पढ़ा था हुकूमत, यानी कि एतराज़ हुकूमत, हुकूमत कितने तर्ज की होती है। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था जमहूरियत, उसकी तारीफ, उसकी खूबियाँ। आज हम पढ़ेंगे जमहूरियत की खामियाँ। ठीक है। मुल्क अक्सरियत की हुकूमत। इलामा मोहम्मद इकबाल ने जमहूरियत के बारे में कहा है, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को बिना करते हैं तोला नहीं करते। ऐसी अक्सरियत जिसमें अफराद की अहलियत का जायजा ना लिया जाए, वो हुकूमत मुल्की मसाइल को आसानी से हल नहीं कर सकती जिसका अवाम तकाजा करते हैं। अक्सरियत की अहमियत। चूँकि ये अक्सरियत की हुकूमत होती है, लिहाजा बाज़ औक़ात अक्सरियत अपने ताकत के बलबूते पर ऐसे फैसले भी कर देती है जो अक़लियत के लिए नाकाबिल कबूल होते हैं और इख्तिलाफ़ राय पैदा हो सकते हैं। काबिलियत का फुक़दान। इस तरह की हुकूमत में ज़्यादातर लोग मामूली काबिलियत के होते हैं। ये हुकूमत अक्ल दानिश की नहीं बल्कि वक्ती तौर पर पैदा होने वाले जज्बात की होती है। इसमें क़यादत आम लोग के हाथ चली जाती है, इसलिए कवानीन नाक़ुस और मियार से गिरे हुए बनते हैं। इनके कहा जाता है, जमहूरियत के देश में जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जमहूरी हुकूमत जो है वो लोगों की पसंद की बिना के ऊपर होती है, यानी कि लोगों को जो सी जमात पसंद आ गई उसको उन्होंने वोट देके हुकूमत में शामिल कर लिया। वो ये नहीं देखते कि क्या वो इतने अहलियत है उनमें कि वो हुकूमत का निज़ाम चला सके। नंबर 4 है चालाक लोगों की हुकूमत। चूँकि आम लोग सियासी शौक से बेबहरा होते हैं, यानी कि आम इंसान को नहीं पता कि सियासत कैसे की जाती है, इसलिए क्या होता है कि हवस इक़्तिदार के मारे, यानी कि जिनको इक़्तिदार बहुत पसंद होता हुए हैं, वो चालाक लोग चालाकी के साथ अवाम से लोग वोट ले लेते हैं और फिर जब वो बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं काम करते बल्कि अपने मुफाद को तरजीह देते हैं। कमज़ोर हुकूमत। सियासी जमातों के बगैर जमहूरियत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। कभी कभी मुल्क में कई सियासी जमातों की मौजूदगी से कोई एक पार्टी इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल नहीं कर सकती, तो क्या होता है कि बहुत सारी जमातों को मिला के मखलूत हुकूमत बनाना पड़ती है। मखलूत हुकूमत हमेशा कमज़ोर साबित होती है। इस तरह आए दिन हुकूमतें बदलती रहती हैं। अगर एक पार्टी वाज़ेह अक्सरियत भी हासिल कर लेती है तो इस हिज़्ब इख्तिलाफ इस कोशिश में रहता है कि किसी तरह हुकूमती पार्टी के मेंबरान को अपने साथ मिलाकर हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए। हंगामी हालत में नाकाम, यानी कि मुल्क में कोई भी हंगामी हालत होती है तो वो जमहूरियत जो इस पर अच्छे तरीके से काबू नहीं पाती। इस तरह से हुकूमत में फैसला करने से पहले मसले को अवामी नुमाइंदों के सामने पेश करना पड़ता है ताकि मसाइल का अच्छे से इल्म हासिल किया जा सके, उसके ऊपर बहस मुबाहिसा किया जा सके। और फिर इससे क्या होता है कि ये तरीका सुस्त हो जाता है, फिर देर से इसके बारे में कोई भी फैसला किया जाता है और वास्ता तो इतनी देर हो जाती है कि मुल्क की हालात बेकाबू हो जाता है, मुल्क बहरान में चला जाता है। इंफरादियत का कारवा। सियासी जमातों की मौजूदगी में सिरे से इंफरादियत की रुख खत्म हो जाती है, क्योंकि पार्टी के लोग जमाती फैसलों के मुताबिक अपनी राय का इजहार करते हैं और इस तरह इंफरादी आज़ादी फिक्र और इसका इजहार खत्म हो जाता है। बदउनवानी का इर्तिकाब। इस तरह से हुकूमत में हर अवामी नुमाइंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी क़यादत हर सूरत में बरकरार रखे, इसलिए वो अपने वोटरों को खुश करने के लिए जायज़ और नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करते हैं और जिसका नतीजा ये निकलता है कि बदउनवानियाँ आम तौर पर सामने आ जाती हैं या मुल्क में आम हो जाती है। आज का आपका यही है कि आपने जमहूरियत की खामियाँ याद करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज डेट इज़ 12 अगस्त 2020 और दिन है आपके पास बुध का। मजमून जनरल साइंस, जमात प्री-9 सबक नंबर 2, हमारे ज़िंदगी में कीमिया का किरदार। और आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल और इसमें अमल दखल। टॉपिक जो हम आज पढ़ेंगे वो हवाओं में मौजूद गैसों का अमल दखल, इसमें ऑक्सीजन गैस का अमल दखल और इसका इस्तेमाल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका इस्तेमाल और ओजोन का इस्तेमाल। पेज नंबर 22 पे नीचे। ठीक है, ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल और ज़िंदगी में अमल दखल। नेक्स्ट पेज पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इसका अमल दखल और नीचे फिर ओजोन का इस्तेमाल और ज़िंदगी में इसका अमल दखल। तो आए हम पढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सीजन गैस
फिजा में कुल हवा के अजब का 5वां हिस्सा होता है, मगर चूँकि ये बहुत ज़्यादा मुतामिल एक्टिव है इसलिए इसे ज़िंदगी में ज़बरदस्त किरदार अदा करती है। हैवानों की ज़िंदगी इसलिए ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है कि इसे जानदार सांस लेने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अम्ल तनफ़ुस में ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचकर खून के साथ मिल जाती है। यहाँ ये खून के हीमोग्लोबिन सिर्फ ज़रात के साथ तामुल के जरिए फेफड़ों ही में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बिन मिला खून शरियानों के जरिए पूरे जिस्म के एक एक खुलिये तक पहुँचती है। खुलियों में ऑक्सीजन ग़िज़ा के साथ अमल करके अमल तकसीर के जरिए तवानाई पैदा करती है, जिससे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। इस तरह ऑक्सीजन खुराक को तवानाई में बदल कर जानदारों के काम में आने वाले काबिल इस्तेमाल बनाती है। यूँ तवानाई हमें गर्म और सरगर्म रखती है और हमें काम करने के काबिल बनाती है। लिहाजा ये कहना दुरुस्त है कि ऑक्सीजन ना होती तो ज़िंदगी ही ना होती। ऑक्सीजन ही की मौजूदगी में हर तरह का ईंधन जलता है। ऐसे ईंधन में कोयला, पेट्रोल और गैस सब कुछ शामिल होता है। जलने के अमल के दौरान ऑक्सीजन ईंधन के साथ अमल करती है और इस तरह तवानाई पैदा होती है। गैस के जलने से भी तवानाई पैदा होती है, जिसकी हरारत से हम खाना वगैरह पकाते और गैर ज़रूरी काम करते हैं। खमीर बनने और जंग लगने का अमल भी ऑक्सीजन का ही मरहून मिन्नत है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इसका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में अमल रखा। अगरचे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का तनासब सबसे कम है, मगर ज़िंदगी में इसकी अहमियत किसी तरह भी कम नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में ज़ायद तालीब के दौरान इस्तेमाल होती है। ज़ायद तालीब वो अमल है जिसके ज़रिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में खुराक के तौर पर इस्तेमाल होने वाले मरकबात बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का एक और अहम इस्तेमाल ये है कि इससे आलमी दर्जा हरारत अपनी हालत में रहता है और इसके बायस हरारत रेडिएशन के ज़रिए एक खास हद तक फ़िज़ा से बाहर नहीं निकल सकती। ऐसे रेडिएशन से फ़िज़ा गर्म होती रहती है। और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है ओज़ोन का इस्तेमाल और इसका ज़िंदगी में अमल दखल। ओज़ोन क्या है हमारे पास? ये ज़मीन की सतह के ऊपर 31 यानी कि 31 किलोमीटर के हल्का में पाई जाती है और ओज़ोन हवा में मौजूद होती है। ये मुहाफ़िज़ तय का काम करती है। मसलन क्या है कि सूरज की तरफ से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन तक पहुँचती है तो ये उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, कि उनको हमारे तक जो है वो ज़मीन तक और इंसान तक पहुँचने नहीं देती है। एक लेयर का शील्ड का काम करते हैं। अगर वो लेयर जो रेडिएशन अल्ट्रावायलेट बलाए बनफिशमाएँ अगर वो ज़मीन तक पहुँचे तो क्या हो कि जल्दी अमराज और कैंसर और आँखों की बीमारियाँ जो है वो आम हो जाए। इस वजह से ये ओज़ोन लेयर उनको ज़मीन तक पहुँचने नहीं देती और सूरज से ज़मीन की तरफ आने वाली बलाएँ बनफिशमाओं को अपने अंदर जज़ब कर लेती है, जो इंसान के लिए ख़तरनाक होती हैं और जिल्द के सरतान और दीगर अहम अमराज के सबब का बायस बनती है। ठीक है, ये था ओज़ोन का इस्तेमाल और हमारी ज़िंदगी में अमल दखल। आपने तीनों चारों गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओज़ोन का इस्तेमाल और ज़िंदगी में अमल दखल ये अच्छे तरीके से पढ़ना है और इनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने रिवाइज भी करना है और इनको बारी बारी करके याद भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum student. Today the date is 12 August 2020 and the day is Wednesday. जमात है आप लोगों की प्री नाहम, मज़मून है आप लोगों का इस्लामियात इख्तियारी। आज हम जो टॉपिक करें वो रिमेनिंग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो कि सफ़ा नंबर 94 पर गिवन है। ठीक है जी, 94 पर सॉरी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत। अब इस ये आप लोग पॉइंट बनाओगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत। अपनी कौम से मायूस होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत का इरादा कर लिया और सफ़र करते करते फ़लस्तीन पहुँचे।
सॉरी क्लास। फ़लस्तीन से मिस्र गए, जहाँ शाहिर मिस्र ने आपकी बड़ी इज़्ज़त व तकरीम की। आप अलैहिस्सलाम की ज़ोजा मोहतरमा हज़रत हाजरा मिस्र के इसी शाही ख़ानदान से थी और आप अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल इन्हीं के वतन से हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि अपने नन्हे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा हज़रत हाजरा को मक्के में जा आबाद करें। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दोनों को मक्के में जा छोड़ा। जब हज़रत, अब देखें यहाँ तक मक्के में जा छोड़ा, यहाँ तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत का पॉइंट आएगा। अब नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे पॉइंट बनाएं जी, कुर्बानी का हुक्म। ठीक है जी, कुर्बानी का हुक्म अब यहाँ से स्टार्ट होगा। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 10-12 साल की उम्र के हो गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखलाया गया कि वो अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम इस ख्वाब को हुक्म इलाही समझा, यानी कि ये समझा कि ये अल्लाह ताला की हुक्म से है और अल्लाह ताला का यही करने का हुक्म है। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है। आपको अपनी जानिसारी पर पूरा एतमाद था, लेकिन ये देखना बाकी था कि 10-12 साला नौजवान अपनी गर्दन पर छुरी चलते देख सकता है या नहीं। ठीक है जी। बेटे से मुखातिब होकर कहा कि बेटा, मैं ख्वाब देखता हूँ कि तुझे ज़िबह कर रहा हूँ, तू अस्सलाम वालेकुम क्लास P9। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। टुडे डेट इज़ 12 अगस्त, डे इज़ वेडनेसडे, सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स फॉर जनरल ग्रुप। ओके, टुडे डायरी इज एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 7, 8, 9 and 10। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज ओके, हमें क्वेश्चन नंबर 7 बेटा जी देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है। हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, गिवन में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें क्या गिवन है? 2 - x, 3 - 2x और 4 - 3x अप टू सो। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग तो हमारा a हो गया 2 - x और b हमारे पास हो गया 3 - 2x में से माइनस कर दिया 2 - x, तो ये हो जाएगा 3 - 2x -2 माइनस प्लस x, तो ये हो जाएगा 3 - 2 1 और माइनस x। d हमारा आ गया a, आपने अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे a लेते थे फर्स्ट टर्म हमारे पास होगी। ओके, आपने उन्होंने आपसे कहा कि फाइंड 11 टर्म, इसका मतलब a 11 आपको फाइंड करनी है। n = 11, तो फार्मूला यूज करें हम a + n - 1 * d। वैल्यूज पुट करें a 11 = a की जगह आपके पास आ जाएगा 2 - x प्लस n की जगह आ जाएगा 11 - 1 और d आ जाएगा 1 - x। ये हो जाएगा 2 - x बाय पुटिंग वैल्यूज प्लस 10 और 1 - x। ये हो जाएगा 2 - x प्लस 10 - 10x। 2 और 10 सॉल्व हो सकते हैं, हो जाएगा 12 - 11x। ये हमारा था a 11 टर्म। ठीक है, रिक्वायर्ड 11 टर्म इज 12 - 11x। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड nth टर्म। क्लियर, हमें nth टर्म फाइंड करनी है और आपको गिवन है an - 5 = 3n + 9। nth टर्म का मतलब है कि हमें an चाहिए। अगर हमें an चाहिए, अगर मैं n की जगह n + 5 पुट कर दूं, इसको मैं 1 कह रही हूं, n को मैं पुट कर दूं n + 5, जिससे मेरा ये 5 और +5 कैंसिल आउट हो जाएगा, a 1 बोथ साइड पे। तो a n की जगह n पुट करें हम n को n + 5, n को पुट करें n + 5, n की जगह n + 5 -5, 3 n की जगह n + 5 + 9। ओके, यहाँ पे हो जाएगा ये सारा काम इसकी बेस पे हो गया, a n बच गया 3n + 15 + 9, ये हो जाएगा 3n + 24। देखिए बेटा, अगर हमें a n - 5 गिवन है तो n की जगह मैं n + 5 पुट करूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी
5 और +5 और -5 कैसे आउट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारी रिक्वायर्ड nth टर्म हो गई। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, उन्होंने कहा था nth टर्म कैलकुलेट करें। एक रूल मैं आपको बताती चलूं कि सीरीज में अगर आपके पास ना बेस अगर सेम आ रही है या मतलब डिनोमिनेटर सेम आ रहा है या आपका न्यूमरेटर सेम आ रहा है, तो आप उसमें ये चेंजिंग कर सकते हो कि आप जो है डिनोमिनेटर को कुछ टाइम के लिए, क्योंकि nth टर्म में भी वही होगा। अगर 3 की पावर 2 सब में आ रहा है तो nth टर्म में भी 3 की पावर 2 न्यूमरेटर ही होगा, और अगर डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2 चल रहा है तो डिनोमिनेटर में भी 3 की पावर 2 ही होगा। वो आप स्किप करके न्यूमरेटर को एक सीक्वेंस लेके चल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 9 ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा है कि nth टर्म फाइंड आउट करें। a nth हमें नहीं गिवन। अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दे दिया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया 3/4 का होल स्क्वायर, 3/7 का होल स्क्वायर, 3/10 होल स्क्वायर, अप टू सो। अच्छा बेटा, ये देखिए इसमें न्यूमरेटर सेम चल रहा है। अगर हम कुछ टाइम के लिए न्यूमरेटर को स्किप कर दें और हम सिर्फ डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग एक और सब को स्क्वायर, अगर nth टर्म हमारे पास आ जाती है तब भी हम उसको जो है होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। हम विदाउट स्क्वायर भी इसको ले सकते हैं। हम ले लेते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट सीक्वेंस 4 7 10 अप टू सो। हमने लेट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस हमने ये ले लिया 4 7 एंड 10। अच्छा, इसके नीचे वाले डिनोमिनेटर्स विदाउट स्क्वायर थे क्योंकि वो nth टर्म में भी हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। अच्छा, a हमारा 4 हो जाएगा, d हमारा हो जाएगा 7 - 4 = 3। हमें a nth निकालना है तो a + n - 1 * d। बाय पुटिंग वैल्यूज पुट करने से a n हमारे पास है, a + n - 1 मींस कि n एज इट इज है, d की वैल्यू हो जाएगी 3। ये जगह 4 + 3 मल्टीप्लाई हो गया 3n - 3, 4 - 3 इज हमारा हो जाएगा 1 + 3n। ये हमारी nth टर्म अकॉर्डिंग टू सपोज जो हमने सपोज किया। अब हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। दी हुई कंडीशन के मुताबिक हमारे पास हो जाएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास देखिए क्या था 3an, वो तो हम स्किप कर रहे थे, वो तो हमें पता था nth में भी 3 आ रहा है। डिनोमिनेटर में आ गया 1 + 3n और होल पावर इज 2। अगर आपके पास सीक्वेंस में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या पावर सेम चल रही है तो आप होल पावर को विदाउट स्किप करके आप एक कंडीशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले सकते हैं। अगर देखिए आप हमारी बेस सेम थी और पावर सेम थी तो हमने नीचे वाली टर्म को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सपोज करके nth टर्म निकाली, फिर हमने उसको एडजस्ट किया अपनी गिवन के अकॉर्डिंग। क्लियर कि बेस में 3 आएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 + 3n, क्योंकि 3 का होल स्क्वायर nth में भी ऐसे ही आएगा, और नीचे वाले की nth टर्म आ गई 1 + 3n क्योंकि वो चेंज हो रही है। Required nth term is 3/1 + 3n का whole square. Question number 13. क्वेश्चन नंबर है आपके पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर है 10। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और आज की डायरी का जो है वो भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। If the nth term of an arithmetic progression, वो आपसे कह रहे हैं कि गिवन में nth टर्म हमारे पास गिवन है 3n - 5। फाइंड वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करें जिसकी n बेटा देखो nth टर्म गिवन थी, जैसे कि 7.1 में किया था, n को 1 n को 2 हम करते हैं पुट करते हैं n को 1 2 3 4 अप टू सो। अच्छा, a n मींस a1 = 3 1 - 5 लिखे 4 n = 1, तो a1 आ जाएगा 3 - 5 और ये आ जाएगा -2। अच्छा, a1 हमारा आ गया -2। फिर हम लिखते हैं, हम पुट करें n को 2 इन an। अच्छा, a2 = 3 × 2 - 5 ये हो जाएगा 6 - 5 ये हो जाएगा 1, तो a2 हमारा आ जाएगा 1। पहले -2 फिर आ जाएगा 1।
अच्छा, पुट करते हैं n को 3 इन a n, तो a 3 हमारे पास आ जाएगा 3 into 3 minus 5, 9 minus 5 is 4, तो a 3 हमारा आ जाएगा 4। उसके बाद हम पुट करते हैं n को 4 इन a n, फिर तो n को 4 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A4 equals to 3 to 4, A4 equals to 3 into 4 minus 5, A4 आ जाएगा 12 minus 5, A4 आ जाएगा हमारे पास 7। अच्छा, -2 1 4 7 up to so on is required arithmetic progression। ओके बेटा, हमारी यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज 7.2 और यहाँ पे हमारा जो है लेक्चर भी आज ही कंप्लीट होता है। दुआओं में याद रखिएगा और जो डायरी मिली है वो आप लोगों ने अपनी नीट रजिस्टर भी करनी है। आफ्टर दैट रफ रजिस्टर पे आप इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।